सो एलसी के लेक्चर 6 में आज हम चर्चा करने वाले हैं आरएलसी पैरेलल सर्किट की। वैसे तो ये सर्किट ग्रेजुएशन में काम आता है, लेकिन फिर भी जेई के एडवांस लेवल में कुछ चीज़ें लिंक हो सकती हैं, कुछ क्वेश्चन लिंक हो सकते हैं जहाँ आपको पैरेलल आ सकता है। तो फॉर द पॉइंट ऑफ नॉलेज, फॉर द प्रोस्पेक्ट ऑफ नॉलेज, आपको कुछ बेसिक बातें पता होनी चाहिए आरएलसी के बारे में, आरएलसी सर्किट, आरएलसी पैरेलल सर्किट के बारे में। सीरीज़ तो आपने बहुत अच्छे से कर लिया, उसका इम्पिडेंस निकाल लिया, सारी चीज़ें निकाल ली। अब फटाफट आप समझिए कुछ बेसिक बात। आर एल और सी तीनों अगर पैरेलल में हो वी के साथ, तो शुरू के 2 मिनट बड़े इंटरेस्टिंग है, इसी में आपको सारी बात पता लग जानी है। पहली इंपॉर्टेंट बात कि तीनों के लिए वोल्टेज सेम रहने वाला है, क्योंकि तीनों पैरेलल में हैं। तो पहली बेसिक चीज़ तो आपको ये पता है कि क्योंकि पैरेलल में है तो यहाँ सबकी वोल्टेज सेम होगी। ये फर्स्ट इंपॉर्टेंट बातचीत। सेकेंड इंपॉर्टेंट बातचीत, अब यहाँ अलग अलग सर्किट में अलग अलग करंट पास करता है। वैसे भी कोई 3 चीज़ें या 4 चीज़ें पैरेलल में हो तो सबकी करंट डिफरेंट होती है। तो I1, I2, I3 आप निकालेंगे, सबका सम अप करेंगे तो ओवरऑल आपको नेट करंट निकलेगा। करंट निकालेंगे फिर रेजिस्टेंस निकालेंगे। तो प्रूफ की तो अभी हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जैसे फर्स्ट टर्म आपने समझा कि वोल्टेज सेम है, ऐसे ही सेकंड टर्म अगर आपको इम्पिडेंस निकालना हो यानी Z निकालना हो तो उसका फार्मूला बनेगा 1/R² प्लस 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। इसका आप ध्यान रखेंगे, यहाँ आएगा होल स्क्वायर, 1/XC माइनस 1/XL का होल स्क्वायर। ये कुछ रेजिस्टेंस के पैरेलल जैसा मैच कर रहा है। 1/R1 प्लस 1/R2 का रेसिप्रोकल 1/Z है, लेकिन क्योंकि यहाँ स्क्वायर टर्म आ रहा है, वैसे भी यहाँ Z आपको याद है वेक्टर सम आप करते हो, तो सीरीज में हमने पढ़ा था Z² = √R² प्लस XL माइनस XC या फिर XC माइनस XL का होल स्क्वायर। ऐसे ही यहाँ भी है, रेसिप्रोकल के स्क्वायर का वेक्टर सम ये आएगा Z। ये कैसे आएगा ये भी मैं चर्चा करूँगा, इसको प्रूव भी करेंगे, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए मेन काम की चीज़ है। पैरेलल आएगा तो नेट रेजिस्टेंस यानी इंपेडेंस का फॉर्मूला ये रहेगा। अगर मान लिया कि आपके सर्किट सिर्फ आरसी सर्किट है, रेजिस्टेंस और कैपेसिटर है, तो ये वाला एक्सएल का टर्म गायब हो जाएगा, 1/XC का होल स्क्वायर 1/XC का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी 1/Z² 1/R² प्लस 1/XC के होल स्क्वायर के इक्वल। ऐसे ही अगर आरएल सर्किट है तो आर और एल रहेगा, उसका स्क्वायर का रेसिप्रोकल का सम नेट इम्पिडेंस हो जाएगा। ऐसे ही अगर केवल एलसी सर्किट है तो 1/Z का फार्मूला 1/XC माइनस 1/XL हो जाएगा, स्ट्रेट फॉरवर्ड, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट फेज में होते हैं। अभी फेज एनालिसिस भी करेंगे, इसीलिए यहाँ टर्म माइनस आ रहा है। तो सबसे पहली चर्चा वोल्टेज की इंपॉर्टेंट है। ऐसे ही थर्ड चर्चा, जैसे पहली बात इंपॉर्टेंट, वोल्टेज सेम है, ये आप पहले से ही पता था, और नेट रेजिस्टेंस यानी कि इम्पिडेंस ऐसे निकालोगे। ऐसे में करंट कैसे निकालेंगे, इसके थ्रू इसके थ्रू इसके थ्रू, या फिर कंबाइन करंट कैसे निकालेंगे, एक चर्चा में यहाँ वो भी नोट कर देता हूँ और फिर प्रूफ की तरफ आगे बढ़ेंगे। एक बार मैं इसको हटाता हूँ। सो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टर्म है कि अगर मैं बात करूँ तो नेट करंट, वोल्टेज और यस, तो मैं कह रहा था कि जैसा वोल्टेज आपने निकाला, रेजिस्टेंस निकाल लिया, और तीसरी बात आती है करंट की। करंट में अगर मान लो तीनों आरएलसी सर्किट है, अगर आप सिंप्लीफाई करोगे तो जो फाइनल करंट आता है आई नेट का फॉर्मूला वो आता है IR² प्लस IL माइनस IC का होल स्क्वायर। ये कैसे आता है इसकी चर्चा भी होगी, लेकिन जब नेट करंट कभी भी निकालना हो तो ध्यान रखेंगे IL IC दोनों अपोजिट फेज में है, तो उनका फिर वेक्टर सम करना पड़ेगा करंट को निकालने के लिए भी। इसका ये मतलब नहीं करंट वेक्टर है, करंट वेक्टर जैसा बिहेव करती है, वेक्टर मेथड से आप इसको निकालते हो। ऐसे ही अगर केवल आरएल सर्किट है तो IR का स्क्वायर प्लस IL का स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो आएगा। आपको ऑलवेज ध्यान रखना है कि यहाँ भी वही कहानी है, IL और IC यानी L और C की क्वांटिटीज़ एक दूसरे से अपोजिट चलती हैं और R और L परपेंडिकुलर चलते हैं। तो जो भी क्वांटिटीज़ आप निकालोगे, चाहे वो इम्पिडेंस निकालो चाहे वो करंट। अब क्या था, जब आप आरएलसी सीरीज में करते थे तो वहाँ वेक्टर क्वांटिटीज़ को निकालने के लिए आप वेक्टर सम करते थे, वहाँ I सेम था, वहाँ V अलग था, तो VR का स्क्वायर VL माइनस VC का होल स्क्वायर आप याद करिए। बस इतना ही बात ध्यान रखना है कि जो आपने वहाँ V के लिए पढ़ा है, क्योंकि V डिफरेंट था, I सेम था, पैरेलल में I अलग होता है और V सेम होता है, तो V के लिए कुछ नहीं करना, V तो सेम ही है सबका, I के लिए वेक्टर सम वाला फॉर्मूला लगाना है।
आर एल है तो आई आर का स्क्वायर प्लस आई एल, ऐसे ही अगर आर सी है तो आई आर का स्क्वायर आई सी का स्क्वायर का अंडर रूट, और अगर केवल आई एल आई सी है तो आई एल माइनस आई सी का स्क्वायर का अंडर रूट, का मतलब यही आ जाएगा एज इट इज। तो बड़ा ही ईजी है। सीरीज आर एल सी में वी नेट निकालने का ये फार्मूला है, क्योंकि वी अलग अलग है। पैरेलल आर एल सी में करंट को इस तरीके से निकालेंगे, ये बात ध्यान रखने की है। प्रूफ आप जान भी लेंगे तभी ये फार्मूलाज, ये ट्रिक आपको ध्यान रखनी है। इसीलिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात मैं पहले बता रहा हूँ कि आपको क्या ध्यान रखना है, आई आर का स्क्वायर प्लस आई सी का स्क्वायर। और ऐसा क्यों? क्योंकि दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर हैं, तो इनको सॉल्व करने के लिए वेक्टर ट्रीटमेंट करनी पड़ती है। और नेट इम्पिडेंस कैसे निकालना है? तो रेसिप्रोकल के स्क्वायर का सम, जैसे आपने पैरेलल में निकाला था नॉर्मल लाइनअप में, ऐसे रेसिप्रोकल में है पैरेलल में। तो ये तीनों चर्चाएं हमें समझ आई। अब अगर मान लो आपकी इच्छा है कि ये कैसे आया या फिर इसको कैसे करें, जैसे हमने सीरीज एलसीआर में प्रूफ करा था वी नेट को या फिर नेट इम्पिडेंस को, ऐसे ही अगर यहाँ नेट इम्पिडेंस निकालना हो कि नेट इम्पिडेंस कैसे, ये फॉर्मूला, ये वैल्यू कैसे आई, तो इसके लिए मैं आगे बढ़ रहा हूँ और मैं आपको प्रूफ भी करा देता हूँ। और ये भी बता देता हूँ कि वहाँ एक्सएल माइनस एक्सी में जब दोनों चीज़ें सेम होती थी तो रेजोनेंस कंडीशन आ जाती थी, आई मैक्स। पैरेलल में इसको उल्टा होता है, जब एक्सएल एक्सी के बराबर होगा तो z मैक्सिमम हो जाएगा, आई मिनिमम हो जाएगा। वहाँ z मिनिमम था, यहाँ z मैक्सिमम हो जाएगा। तो ये सर्किट है, तो उसके लिए ट्यूनिंग सर्किट का इस्तेमाल करते थे। एक्सेप्टर और ये रिजेक्ट करता है, रिजेक्टर सर्किट इसको बोलते हैं। तो एक्सेप्टर सर्किट के लिए सीरीज एलसीआर, रिजेक्टर के लिए पैरेलल एलसीआर, ये सब एप्लीकेशंस हैं। फिलहाल मैं इनके प्रूफ की बात कर लेता हूँ, एक बार और फील आ जाएगा ढंग से। तो आइए इसके प्रूफ की चर्चा करते हैं और समझते हैं कि इसमें फेज एनालिसिस एंगल वाइज कैसे हम क्वांटिटीज़ को डील करेंगे। तो आगे बढ़ रहे हैं, मैं इसको हटाता हूँ और फिर प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो आइए चर्चा शुरू करते हैं तीनों की। सबसे पहले मैं करंट की बात करूँगा। आपको पता है कि तीनों पैरेलल में अलग अलग करंट जाती हैं, तो आप यहाँ आई नेट का फार्मूला लिख सकते हैं। चाहिए तो आप यहाँ लिख सकते हैं I1 प्लस I2 यानी IR प्लस IL प्लस IC, ऐसा कर सकते हैं। मान लेते हैं तीनों का। अभी हमें फेज नहीं पता, एंगल नहीं पता, तो जनरलाइज फॉर्मेट तो यही है कि सीरीज में तीनों करंट का सम क्या कर सकते हैं, नेट करंट आप निकाला जा सकता है। तो सबसे पहले मैं यहाँ IR की बात करूँ। अब आपको पता है कि क्योंकि ये ऑल्टरनेटिंग सोर्स है, ऑल्टरनेटिंग EMF आ रही है, तो E जो हो जाएगी यहाँ वो हो जाएगी E साइन ओमेगा टी। मान लेते हैं साइनोसाइडल फंक्शन है, तो E का फॉर्मूला है E नॉट साइन ओमेगा टी। और रेजिस्टेंस इस सर्किट की जो है वो है कैपिटल R, तो अगर V बाई R करोगे तो I आ जाएगा। सिंपल तरीका है, इसको आप कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे ही अगर आप IL की बात करो या फिर IC की बात करो, आपको पता है कि करंट वोल्टेज से लीड करता है। यानी अगर आपने पढ़ा हो तो, क्योंकि कैपेसिटर एब्जॉर्ब कर लेता है, एक समझने की बात है। बाकी तो आपने फेज एनालिसिस में पढ़ा हुआ है कि करंट हमेशा लीड करता है वोल्टेज को। तो अगर वोल्टेज साइन ओमेगा टी है तो जो कैपेसिटर में कहानी हो जाएगी यहाँ वो कैसी हो जाएगी, तो अगर मान लिया ये चल रहा है साइन के फंक्शन में ए नॉट साइन, तो जो कैपेसिटर में होगा वो ये पाई बाई 2 यानी कि 90 डिग्री प्लस हो जाएगा ओमेगा टी से जो फंक्शन चल रहा होगा। मतलब मैं सबसे पहले तो बता देता हूँ, अगर ए नॉट को मैं एक्सी से डिवाइड कर दूँ तो एक तरीके से करंट आ जाएगा आई, और आई कैसा होगा, जो वी से पाई बाई 2 आगे चल रहा होगा, लीड कर रहा होगा। ये एक इंपॉर्टेंट कहानी आपको पहले से थोड़ा बहुत आइडिया है। सो आई होप कि ये क्लियर है। फिर से समझ लीजिए, क्योंकि नॉट बाई एक्सी से आई नॉट आ जाएगा जो आई सी का मैक्सिमम करंट है। और अगर v साइन के फंक्शन में चल रहा है, यहाँ v स्टैंडर्ड क्या माना है, E इज इक्वल्स टू ए नॉट साइन ओमेगा टी, यानी साइनोसाइडल वेरी कर रहा है। तो ये जो करंट होगी वो लीड करेगी, आपको पता है 90 डिग्री, इसलिए मैंने यहाँ प्लस लगाया हुआ है, कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही अगर आपसे बात करें, अच्छा आप चाहो तो साइन 90 प्लस थीटा को कॉस थीटा भी लिख सकते हो। यानी अगर आपकी चॉइस है तो आप ए नॉट बाई एक्सी कॉस ओमेगा टी लिख लीजिए, तो सिंगल ओमेगा टी के फॉर्म में आ जाएगा। तो ये हो गई आपकी आई आर इक्वेशन नंबर 1, और इक्वेशन नंबर 2 आपकी हो गई आई सी। अगर तीसरे करंट की बात करें आई एल की, तो आई एल में सेम कहानी होगी। एक्स एल को यहाँ आपको पता है कि इंडक्टर के अंदर करंट
लैग करता है 90 डिग्री से, तो आप यहाँ लिख सकते हैं साइन 90 माइनस ओमेगा टी, या सॉरी ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। अगर हमें ओमेगा टी के फॉर्म में लाना है तो 90 माइनस थीटा लिखना पड़ेगा, यानी 90 अगर पहले आएगा तो साइन माइनस यहाँ आ जाएगा, और 90 माइनस ओमेगा टी को फिर से कॉस ओमेगा टी लिख सकते हो। यानी कि अगर आप आई एल की बात करें तो आप लिख सकते हैं ई नॉट अपॉन एक्स एल कॉस ओमेगा टी, लेकिन ये टर्म कैसा हो जाएगा, तो आंसर इस माइनस में। ये हो जाएगी इक्वेशन नंबर 3। आई होप कि आपको ये तीनों इक्वेशन समझ आई, आई आर, आई सी और आई एल। ये माइनस कहाँ से आया ये समझ आया, इसको मैंने 90 को पहले लिखा, ओमेगा टी को इधर लिखा, तो ये 90 अगर पहले लिखेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा और ये माइनस बाहर रहेगा ही, और 90 माइनस ओमेगा टी को फिर से कॉस ओमेगा टी लिखा जा सकता है। ये एंटायर लॉजिक थी जो मैंने आई एल की लिखी है। अब तीनों इक्वेशन पता लग गई, तीनों को जरा ध्यान से देखिए। आई आर साइन का फंक्शन है, और आई सी प्लस कॉस और आई एल माइनस कॉस, यानी एक दूसरे को ऑपोजिट कर रहे हैं, और साइन और कॉस एक दूसरे के परपेंडिकुलर। दिस इज द लॉजिक। इसीलिए मैंने कहा था कि दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री चल रहे होते हैं। तो अगर आप तीनों का सम करिए तो सम करते वक्त आप ए नॉट देखेंगे, सब में कॉमन है, तो यहाँ अगर ए नॉट देखेंगे तो यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी बाई आर, यानी ये हो जाएगा साइन ओमेगा टी बाई आर, और प्लस ये वाला टर्म प्लस है तो आप लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी अपॉन एक्स सी, और माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन एक्स एल। आई होप कि आपको यहाँ तक की बात समझ आ गई कि तीनों को हमने प्लस किया। अब आप चाहो तो आर को बाहर ले लो, तो ए नॉट बाई बाहर आ जाएगा, यहाँ बचेगा साइन ओमेगा टी, सिंगल साइन ओमेगा टी। क्या फ़ायदा होगा अभी समझाता हूँ। कॉस यहाँ कॉमन ले लीजिए, प्लस कॉस कॉमन ले लीजिए, तो अगर आप कॉस ओमेगा टी कॉमन ले लेंगे तो आ जाएगा 1 अपॉन एक्स सी माइनस 1 अपॉन एक्स एल, और क्योंकि यहाँ आर था नहीं और आपने आर कॉमन लिया था तो ये आर भी मल्टीप्लाई में आ जाएगा। तो आई होप कि यहाँ तक की बातचीत आपको समझ आई कि आई नेट का फॉर्मूला ए नॉट बाई आर और समथिंग 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 आ गया। अब क्योंकि यहाँ साइन और कॉस दो फंक्शन में है तो इसको सिंगल फंक्शन बनाने के लिए एक तरीका होता है, मैं बताता हूँ आप कैसे करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप इसको ध्यान से देख लीजिए कि आपको ये तीनों स्टेप समझ आ गए। बेसिक बातचीत थी और तीनों का सम अप करके ये फाइनल आया है और इससे ये एक्सप्रेशन आया है। इसको और ज़्यादा अच्छे से कैसे सुलझा सकते हैं ये मैं आपको समझाता हूँ, लेकिन उससे पहले आपको आई होप ये सारा कुछ क्लियर है। अब मैं डिलीट करता हूँ, सिर्फ इसको रखूँगा और फिर इसको और ज़्यादा आगे सिंप्लीफाई करेंगे। खैर, तो ये आपने फाइनली देखा। मैं आपको बता दूं, यहाँ जो आई आया है वो साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में आया है। तो जब भी कोई फंक्शन साइन और कॉस के कॉम्बिनेशन में आए तो इसको सिंगल साइन में या सिंगल कॉस में कन्वर्ट करने के कुछ तरीके लगाने पड़ते हैं, कुछ जुगाड़ लगाना पड़ता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए साइन थीटा और कॉस थीटा है, मतलब ओमेगा टी है, तो आप अगर किसी आइडेंटिटी में कन्वर्ट करना चाहो इसको, जैसे साइन ए प्लस बी या कॉस ए प्लस बी, तो आपको कुछ चीज़ें करनी पड़ेंगी। जैसे यहाँ इस साइन ओमेगा टी का जो कॉफिशिएंट है वो 1 है, तो इस 1 की जगह एक काम कर लेते हैं, ठीक है। लेट ए कॉस फाई इज इक्वल्स टू 1, यानी 1 की जगह क्या रख लेते हैं, ए कॉस फाई, और जो इस कॉस ओमेगा टी का कॉफिशिएंट है उसको ए साइन फाई मान लेते हैं। जनरलाइज कोई भी एक वेरिएबल ए जिसका कॉस कंपोनेंट 1 है और जिसका साइन कंपोनेंट तो मुद्दा ये था कि आपने ए कॉस फाई और इस पूरे को आपने मान लेना है ए साइन फाई। ये आप पहले भी कर चुके हो, वेव्स में भी कर चुके हैं, और जहाँ ज़रूरत पड़ती है ऐसी सेटिंग हम बनाते हैं। इसका फ़ायदा क्या निकलेगा मैं बताता हूँ। मैंने यानी जो कॉस और साइन के कॉफिशिएंट्स हैं उसको आप ए कॉस फाई ए साइन फाई मान लेते हो। अब आप इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हो आपको आइडिया है, ए नॉट बाई आर, और ये हो जाएगा ए, यहाँ साइन ओमेगा टी तो है ही और साथ में कॉस फाई आ गया। ए कॉस फाई को मैंने ऐसे लिख दिया है, और साथ में यहाँ अगर आप चाहो तो लिखो प्लस, इस पूरे को लिख लो ए साइन फाई, यानी कि साइन फाई कॉस ओमेगा टी। चाहो तो ए को आप कॉमन ले लो, ए को आप बाहर ले सकते हो, तो ए नेट का फार्मूला हो जाएगा ए नॉट इंटू ए बाई आर, ए बाहर आया और आर भी है,
और ये आ गया साइन ओमेगा टी कॉस फाई साइन फाई कॉस ओमेगा टी, सॉरी ये फाई नहीं है, कॉस ओमेगा टी। अब साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए, इसी के लिए सारी सेटिंग बनाई गई थी। आपको पता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस बी साइन ए का फॉर्मूला साइन ए प्लस बी का होता है, और ए की वैल्यू ए की जगह यहाँ ओमेगा टी है और बी की जगह फाई है, कोई भी एक एंगल है, यानी कि इस एंटायर एक्सप्रेशन को लिखा जा सकता है साइन ओमेगा टी प्लस फाई। आपने देखा कितनी खूबसूरती से ये टर्म सिंगल टर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके लिए आपको इनके कोफिशिएंट्स को कॉस फाई साइन फाई मान लेना होता है। ऑब्वियस है ये साइन में जा रहा है, ये कॉस, यानी दोनों एक साइन चल रहा होगा, ये कॉस, तो दोनों के कॉम्बिनेशनल वेरिएबल को ए माना है और उस ए का कॉस वाला कंपोनेंट के साथ ये जा रहा है और साइन वाले कंपोनेंट के साथ ये जा रहा है। ऐसी कुछ सेटिंग बनाते हैं, इससे एक प्रॉपर आउटपुट निकल जाएगा। ऐसा नहीं कि ऐसे ही कर लिया गया, इसकी वैल्यू भी इससे इक्वेट करके और हम आगे इससे कुछ रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। लेकिन फिलहाल आपको ये पता लग गया कि जो आई नेट होगा वो साइन का फंक्शन होगा, साथ में इसकी जो एंगल होगी वो ओमेगा टी से थोड़ा ज़्यादा होगी, इसमें 5 डिग्री का फेस चेंज आएगा, किसमें, तो नेट करंट में। तो नेट करंट की इक्वेशन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि अपना टारगेट है नेट रेजिस्टेंस निकालना, यानी कि इम्पिडेंस निकालना, तो उसके लिए क्या सेटिंग हो सकती है। आपने जो यहाँ माना था, सबसे पहले इसको ये देखिए, ए कॉस फाई और ए साइन फाई, इसको इक्वेशन नंबर ए कर लेते हैं और इसको इक्वेशन नंबर बी मान लेते हैं। अब थोड़ा इनको सुलझाते हैं, क्योंकि हमने मान तो लिया है, लेकिन जब तक आप इनको प्रॉपर सॉल्व कर करके इनको एक फाइनल एक्सप्रेशन तक नहीं लाएंगे, ये बात अधूरी रह जाएगी। तो जो हमने कॉमन वेरिएबल ए माना था, देखते हैं वो ए क्या है। ए को निकालने के लिए आप एक सेटिंग करते हो कि इसको स्क्वायर कर लो, दोनों साइड को स्क्वायर कर लो और ऐड कर लो, यानी स्क्वायरिंग एंड एडिंग ए एंड बी, स्क्वायरिंग एंड एडिंग ए एंड बी, यानी ए एंड बी को दोनों साइड को स्क्वायर करो और दोनों साइड को ऐड करो। तो इसको ऐड करोगे, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अगर ए को कॉमन ले लो, सॉरी ए स्क्वायर को, तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई, यानी कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो मैं इसको लिख नहीं रहा, सिर्फ लिख रहा हूँ, लेफ्ट साइड का रिजल्ट आ जाएगा ए स्क्वायर। बाकी आपको पता है कैसे, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो कॉस स्क्वायर फाई साइन स्क्वायर फाई का सम 1 आ जाएगा, यानी लेफ्ट साइड तो सब्स्टिट्यूट हो गया ए। अब आ जाते हैं राइट साइड, 1 का स्क्वायर प्लस दिस एंटायर वैल्यू का स्क्वायर, यानी ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर और ये आ जाएगा आर स्क्वायर और 1 अपॉन एक्सी 1 अपॉन एक्सएल का स्क्वायर। दोनों साइड का स्क्वायर होगा, मतलब दोनों ही टर्म है तो दोनों ही टर्म का स्क्वायर स्क्वायर चलेगा। ये वैल्यू ए की आ गई। तो आप समझ गए जो हमने ए माना था वो एक्चुअल में क्या था, एक्चुअल में वो ए इस वाली वैल्यू के ठीक बराबर था। आप इसको थोड़ा सा और ध्यान से समझें, इस आर को अगर आप यहाँ ले आए लेफ्ट में, तो आप इसको लिख सकते हैं ए स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अगर ऐसा करेंगे तो यहाँ से तो ये गायब होगा, लेकिन यहाँ ये है नहीं, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो अगर आर यहाँ नहीं है तो यहाँ डिवाइड में लिखना पड़ेगा, यानी 1 अपॉन आर स्क्वायर और इंटू 1 अपॉन एक्सी 1 अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर। ये टर्म आ गया क्या, ए बाई आर का होल स्क्वायर। तो अगर केवल ए बाई आर लिखना हो, यानी ए बाई आर लिखना हो, तो आप लिख सकते हैं 1 अपॉन आर स्क्वायर और प्लस 1 अपॉन एक्सी माइनस 1 अपॉन एक्सएल का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये वैल्यू किसकी आई है, ए बाई आर की। अभी जेड तक नहीं पहुँचे, बस अगले स्टेप में पहुँच जाएंगे। तो पहले आप आराम से सोचिए, क्या आपको ये सिचुएशन समझ आई। ये आई नॉट तीनों के मिक्सअप से आया था। इन दोनों को सिंगल फंक्शन में बनाने के लिए हमने इन दो वेरिएबल्स का यूज़ किया और इसकी हेल्प से सिंगल फंक्शन आ गई, यानी आई नॉट की स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गई। ये इक्वेशन हमारे लिए एक्सप्रेशन नंबर 3 इसको लिख लेता हूँ, या एक्सप्रेशन नंबर 2 लिख देता हूँ, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगी, ध्यान रखेंगे। तो यानी सबसे पहले तो हमें करंट की इक्वेशन आ गई और फिर इनको सब्स्टिट्यूट करके जो हमने ए माना था उस ए की भी वैल्यू आ गई और ए बाई आर की वैल्यू क्यों लेकर के आए, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हैं ए बाई आर है, तो कल को इस ए बाई आर की वैल्यू यहाँ रख करके आप एक इंपॉर्टेंट कंक्लूजन तक पहुँचेंगे। तो आई होप कि ये स्टेप आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, आपने इसको नोट कर लिया। अब मैं इस पार्ट को छोड़ करके ये कुछ पार्ट डिलीट कर देता हूँ, लास्ट पार्ट, और ये पार्ट रहने देता हूँ, ऊपर के पार्ट्स डिलीट कर देता हूँ। सो ओवरऑल ये दोनों बातें अपने को पता लगी थी। अब यहाँ अगर ए बाई आर की वैल्यू आप पुट कर दो इधर, तो आई नेट को आप फिर से लिख सकते हो, आई नेट कैन बी रिटन एज इक्वल्स टू ई नॉट, और ए बाई आर की जगह ये रखिए,
1/r² प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा इसका अंडर रूट और आ जाएगा sin ωt प्लस 5। ये आ गई स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ व्हाट, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ करंट, इसको लिखा है। आप कहीं ना कहीं जानते हैं, एज वी नो दैट, अगर आपसे कभी कहा जाए कि आप एक एक्सप्रेशन लिखो करंट के लिए, तो करंट की जो जनरल एक्सप्रेशन होती है वो क्या होती है, E0। अगर मल्टीपल डिवाइसेस हैं तो उसकी जो भी नेट रेजिस्टेंस होगी, यानी जो भी इम्पेडेंस होगी, उसको आपको Z से डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब Z उस इम्पेडेंस को यहाँ लाना पड़ेगा, और फिर E0 जिस फंक्शन में होगा उस फंक्शन में आप लिखेंगे, जैसे sin ωt प्लस 5। होना क्या चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट क्या है, E0 इंटू I0 इज इक्वल टू E0/Z sin ωt। तो अगर मैं जो ऑब्टेन्ड है रिलेशन और जो आया है, अगर इन दोनों का कंपेयर किया जाए तो यहाँ देखेंगे 1/Z की जो वैल्यू आ रही है, 1/Z की जगह यहाँ 1 है, 1/Z की जगह ये वैल्यू आ रही है, आप देख पा रहे हैं। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं E0 इंटू 1/Z। तो 1/Z की प्लेस पे ये वाली वैल्यू आ रही है, इसका मतलब साफ साफ है ऑन कंपेयरिंग या बाई कंपेयरिंग आप लिख सकते हो, बाई कंपेयरिंग 1/Z इज कमिंग टू अंडर रूट ऑफ 1/r² प्लस 1/xc माइनस 1/xl का होल स्क्वायर। आई होप आपको ये क्लियर हुआ कि जब आप कंपेयर करेंगे तो ये देखेंगे कि नेट इम्पिडेंस इस सर्किट के इक्वल है। और फिर से वही बात, अगर केवल R और C है तो XL गायब हो जाएगा, तो 1/r² प्लस 1/xc का स्क्वायर। अगर केवल RL है तो 1/r² प्लस 1/xl का होल स्क्वायर। यही फॉर्मूला था जिसकी प्रूफ की रिक्वायरमेंट थी। तो आई होप आपको क्लियर है कि ये चीज़ कैसे आई है, क्या क्या टर्म है, किस तरीके से हम इसको निकालेंगे, ये सारा सीन आपको क्लियर हुआ यहाँ तक। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये स्टेप्स क्लियर हो गए 1 बाय 1 और नेट इम्पिडेंस क्लियर हुआ। एक और चीज़ यहाँ थोड़ी डाउट आ सकती है कि जो फाई माना है, क्या इसका कुछ सिग्निफिकेंस है, क्या ये जो डिफरेंस है ऑफ एंगल, यानी अगर EMF ωt से चल रहा है तो जो करंट है वो ωt प्लस 5 टाइम्स चल रहा है, तो ये 5 किस चीज़ को सिग्निफाई करेगा। तो ज़रा मैं एक बार हटाता हूँ और इस 5 को एक बार और डिटेल में आपको समझा देता हूँ, कई बार ज़रूरत पड़ जाती है इसकी। सो मुद्दे की बात ये है, आपने अगर एक्सप्रेशन नंबर A या एक्सप्रेशन नंबर B अगर आपको याद हो तो ये sin फाई माना था हमने R इंटू 1/xc माइनस 1/xl को, और आपको याद है अगर A cos फाई तो ये हमने माना था 1 को। अगर इन दोनों को डिवाइड कर दें आपस में तो A से A गया, sin फाई बाई cos फाई होता है tan फाई, यानी tan फाई की वैल्यू आ जाएगी R इंटू 1/xc 1/xl। अगर इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई करो तो tan फाई की जो वैल्यू आ जाएगी दिस विल बी इक्वल्स टू xl माइनस xc अपॉन xl xc। अगर आप इसको सॉल्व कर लो तो इसका मतलब tan फाई, ये जो फाई है उसका टेंजेंट इस डिफरेंस को शो करता है। कई बार इसमें ये भी पूछा जाता है कि ये फाई पॉजिटिव कब होगा, यानी फाई अगर पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0, तो ये तब होगा व्हेन एक्सएल विल बी ग्रेटर देन एक्सी, यानी जब एक्सएल बड़ा होगा एक्सी से तो ये फाई कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। वहाँ उल्टा हुआ करता था, एक्सी माइनस एक्सएल नीचे की तरफ, लेकिन क्योंकि ये रिवर्स, ये पैरेलल फेज है, तो यहाँ आप क्या देखेंगे, एक्सएल ग्रेटर देन अगर एक्सी है तो फाई पॉजिटिव है। ऐसे ही फाई नेगेटिव कब होगा, तो आप देखेंगे जब एक्सएल छोटा होगा एक्सी से तो फाई नेगेटिव हो जाएगा। यानी फाई बेसिकली डिफरेंस को शो कर रहा है कि ई और नेट करंट में डिफरेंस कितना चल रहा होगा और कब ये फाई पॉजिटिव होगा और कब ये फाई नेगेटिव होगा। ये दोनों चीज़ें आपको समझ आना चाहिए। आई होप आपको ये वाला पार्ट भी क्लियर हुआ। अब यहाँ एक और बात देखिए, अब 1/z का फॉर्मूला ये आया है। आप याद करो जब आप सीरीज LCR सर्किट में z का फॉर्मूला पढ़ा करते थे तो वहाँ का फॉर्मूला था r² प्लस XL माइनस XC। तो XL माइनस XC का गैप जो भी आएगा उसका स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव और ये वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। जितना बड़ा गैप उतनी ही बड़ी वैल्यू। अब z की जो मिनिमम वैल्यू चाहिए थी उसके लिए ये जो डिफरेंस का टर्म है वो 0 होना चाहिए, यानी z r के बराबर होना चाहिए। पर यहाँ ऐसा नहीं है, यहाँ इन दोनों का डिफरेंस नहीं है, इनके रेसिप्रोकल का डिफरेंस है। अब रेसिप्रोकल के डिफरेंस में जो भी वैल्यू आएगी वो इस वैल्यू को घटाती चली जाएगी।
मिनिमाइज डिक्रीज करती चली जाएगी। अगर ये वैल्यू डिक्रीज होती चली जाएगी तो इसका मतलब कि और छोटी वैल्यू मिलेगी। तो यहाँ इस कंडीशन में अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ अगर एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाए तो क्या हो, तो आंसर इज, अगर यहाँ एक्सएल एक्सी के बराबर हो जाएगा तो z की वैल्यू डिक्रीज होगी, यानी जो z की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, तो आंसर इज r के बराबर होगी। और ये उसकी कंडीशन होगी। उल्टा है, सीरीज से ठीक उल्टा, यानी यहाँ z मैक्स r के बराबर है, वहाँ z मिन r के बराबर था। इसका मतलब ये है कि जितना ज़्यादा ये गैप बढ़ेगा करंट उतनी ही डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर इसका कभी आप ग्राफ देखो I वर्सेस ओमेगा का, तो जैसे वहाँ ग्राफ कैसा था, I बढ़ रहा था, इम्पिडेंस घट रही थी, यहाँ ठीक उल्टा चलता है, यहाँ कुछ इस तरीके से चलता है, यहाँ I बढ़ता नहीं है। RLC सर्किट में रेजोनेंस के वक्त करंट बहुत ज़्यादा बढ़ रही होती है, यानी मैक्सिमम पे होती है, और यहाँ रेजोनेंस वाली फ्रिक्वेंसी के वक्त यानी ओमेगा आर के वक्त 1/√LC के वक्त, यानी तब जब एक्सएल एक्सी के बराबर है उस वक्त करंट सबसे कम होती है, यानी वो रिजेक्ट करती है। इसलिए मैंने कहा था रिजेक्टर सर्किट को बनाने में पैरेलल RLC सर्किट का यूज़ करते हैं। तो ये दोनों बातें ध्यान रखनी है आपको कि 1/z का फार्मूला z का फार्मूला r होता है तब जब एक्सएल एक्सी के बराबर हो, उल्टी कंडीशन है। तो आई होप कि आपको z के बारे में भी एक ओवरऑल बातचीत यहाँ पता लगी। आइए अब एक लास्ट बातचीत करंट की कर लेते हैं। फिर से आप देख लीजिए, आपको याद है आई नेट का फॉर्मूला मैंने कहा था IR प्लस IL और प्लस IC, आप इन तीनों का सम करते हैं। जब आपने इसको लिखा था तो आपको याद है यहाँ आपने लिखा था I0 sin ओमेगा t और अपॉन R, और जब आपने IL निकाला था तो आई होप आपको ये कहानी क्लियर थी कि IC और IL लैग कराता है, यानी IC की बातचीत थी A0/XC cos ओमेगा t पॉजिटिव, और ये L माइनस में था यानी A0/XL, और ये भी था cos में, cos ओमेगा t। तो अगर आप ध्यान से समझें तो इसको आप लिख सकते हैं I0 इज इक्वल्स टू A0/R को IR का पीक लिख सकते हैं, या सिर्फ IR मान लीजिए, सिर्फ IR मान लीजिए। तो IR है साइन में और प्लस, आप इसको चाहें तो IC लिख सकते हैं, IC, और माइनस cos ओमेगा t को आप कॉमन ले लीजिए, तो IC माइनस IL और इसके साथ आ जाएगा cos ओमेगा t। ये नेट करंट के सम अप का फार्मूला हो गया। अब आपसे कोई पूछे कि नेट करंट बताओ, तो आप देखिए IR साइन में है और IL माइनस IC कॉस में है। ऑब्वियसली अगर आपसे नेट करंट पूछना जाए कि आई नेट आप बताओ, तो आप क्या करोगे, साइन और कॉस दोनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, तो साइन और कॉस के फंक्शंस को वेक्टर ट्रीटमेंट के साथ करते हैं, यानी इस IR का स्क्वायर और प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर का सम कहीं ना कहीं नेट करंट के सम के इक्वल होगा। ये आप वेक्टर से ही समझते आ रहे हैं कि अगर एक साइन में है और एक कॉस में है तो इनके कॉम्बिनेशन को सॉल्व करना, यानी दोनों एक दूसरे से 90 डिग्री हैं, तो आप पाइथागोरस इक्वेशन लगा करके और इसको सॉल्व कर सकते हैं। ये आ जाएगा IR का स्क्वायर प्लस IC माइनस IL का होल स्क्वायर। ऐसे ही अगर यहाँ IL नहीं होता तो IR का स्क्वायर प्लस IC का स्क्वायर का अंडर रूट आ जाता। अगर केवल IC IL होता तो आई नेट IC माइनस IL के इक्वल हो जाता। तो जितनी भी फार्मूलाज मैंने स्टार्टिंग में लिखी थी वो इसी तरीके से डील हो जाती हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको RLC पैरेलल सर्किट में बहुत ज़्यादा डिटेल के साथ ईच एंड एवरीथिंग आपको समझ आई, जिसमें वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस तीनों फार्मूला सेम थे। इम्पिडेंस वाली कंडीशन आपको पता लगी, नेट इम्पिडेंस, साथ में एक्सएल और एक्सी के इक्वेशन से या दोनों के बराबर होने से यहाँ क्या होता है वो भी पता लगा, और कंप्लीट प्रूफ भी आपको सबके समझ आए। तो बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बस आपको एक बार गो थ्रू कर लेना, फार्मूले के हिसाब से थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, बाकी जैसे आपके यूज़ आए उसके अकॉर्डिंग आपको यूज़ करना है। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।